हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर सूर्य बालाजी की कहानी दूज का टीका। लेखिका सूर्य बालाजी जीवन के सुदृढ़ मानवीय आधारों पर गहरा विश्वास करती हैं। जटिलताओं से भरे युग बोध की उन्हें बराबर पहचान है, किंतु इसके मुकाबले खड़े जीवन मूल्यों का भरोसा भी उन्हें मिलता है। अपनी कहानियों में वे बड़ी सावधानी से मार्मिकता को पूरे असर में उभारने वाली भाषा का प्रयोग करती हैं। तो चलिए सुने उनकी कहानी दूज का टीका। बुआ, खुशी से मैं चीखी थी, जैसे सालों साल पहले स्कूल से लौटने पर बस्ता पटक कर चीखती थी। बुआ, खाना निकालो जल्दी। कौन, कुकी? जैसे अंधेरे में डिबरी सी जली हो, और फिर बुआ ने ऐसा समेटा मुझे जैसे लहरों के आवेग को नदी। तू मेरी बिट्टो कहाँ से चली आ रही है, बिस्तर बैगों से लदी फंदी? सब ठीक तो? एकदम फिट। मैं बुआ की खटोली पर पसर ली। बस ऐसे ही मौज आई कि चलो इस भाई दूज पर रतन भैया को आमने सामने पाटे पे बिठा के माथे पर रूली अक्षत चिपकाऊंगी। भाई दूज? हाँ, कब का है? बुआ की आवाज़ थी जैसे शाम डूब रही हो, बहुत धीरे चुपचाप। ये लो, आप लोगों को ये भी पता नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं या विलायत में? तू मेरी कुक्की एकदम वैसी की वैसी। इस बार बुआ की आवाज़ में डूबती शाम का सितारा सा चमका। और तुम मेरी बुआ भी तो वैसी की वैसी। वैसी मतलब? इतना निर्मम झूठ। जब बुआ सलवार कुर्ते पर लहरियादार चुन्नी का फेटा कसे पूरी 5.25 फुटी काया में उछल उछल कर आड़ी तिरछी रस्सी कूदा करती थीं, कभी उसी तरह फेटा कसे भरी भरी बाल्टियां ढलकाती आंगन बरामदा धोती रहती थीं, और दिया जले बैंड बाजों के साथ शोले शगुफा के पोस्टर शहर की गलियों में घूमते तो उन्हें लपक कर निहारती हम बच्चों से मिन्नतें करती। ए कुक्की, तू बड़े भैया को बोलना, जानती है अशोक कुमार और बीना राय वाली पिक्चर है ये। और वैसी भी नहीं, जब अपनी शादी के कुल 2.5 साल बाद बुआ सफ़ेद साड़ी सपाट माथे 6 महीने के रतन को लिए हुए घर में दाखिल हुई थीं। रिक्शे से उतरी, हम बच्चे दीवार से सटे सांस रोके विचित्र अविचल सी स्थिति में उन्हें देखे जा रहे थे। सोचते थे कि अब चीख पुकार मचेगी, दहाड़ दहाड़ कर छाती पीटी जाएगी, जत्थ की जत्थ औरतें जुटेंगी, जैसा मोहल्ले के आम घरों में देखते सुनते आए थे। पर ऐसा कुछ ना हुआ। बुआ सीधी अम्मा की गोदी में ढहकर समासी गईं और निशब्द सिर गाड़े पड़ी रहीं। आंचल तरबतर होता रहा, अंदर अंदर बुआ का, ऊपर ऊपर अम्मा का। अम्मा बैठे बैठे थक गईं तो वहीं उन्हें अपने कलेजे से चिपकाए पड़ी रहीं। उस दिन चूल्हे पर चढ़ी दाल जलकर तारकोल हो गई थी। बाबूजी बिना खाए चुपचाप बस्ता दबाए कचहरी चले गए थे। हम बच्चे बगैर नहाए खाए गुमसुम इधर उधर डोलते रहे, लेकिन अम्मा ने बुआ का सिर अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा। सिर्फ बीच में एक आध बार इशारे से समझा दिया कि छोटे रतन को लेकर हम बहलाते दुलारते रहें, बुआ के पास ना फटकें। बुआ वापस हमारे साथ रहने लगी, लेकिन ये बुआ एकदम दूसरी थी। माँ की एक एक रंगीन काम वाली साड़ियाँ पहनने के लिए मचलने वाली बुआ अब हल्के से हल्के रंग की साड़ियाँ भी देखकर जैसे डंक खा जाती। बुआ ने माँ का कहना नहीं माना तो माँ ही छोड़ती चली गई एक एक कर सारी सुहागनों वाले श्रृंगार। बाबूजी के रहते उनकी बिंदी हट गई थी माथे से, उसकी जगह सिंदूर की डिब्बी से छुपाया हुआ एक हल्का सा निशान। हाथों में 2-4 बेहद हल्के रंगों की प्याजी आसमानी चूड़ियाँ ही जब तब बदल लिया करतीं, और एड़ियाँ बिना महावर की। अम्मा ने उन्हें इतना दुलारा कि बुआ सचमुच सब कुछ भूलती चली गईं। खुश रहती और सारे समय काम में जुटी रहती। पहले वाली चुन्नी की जगह अब सफ़ेद या अम्मा के दुपट्टे पर हल्की रंगीन साड़ी का फेटा कसे पहले की तरह ही बरामदा आंगन झाड़ू से रगड़ रगड़ कर चमकाती रहती। चूल्हे चौके अचार चटनी से लेकर हमारी फ्रॉकों में झालरें और चुन्नियों में जरी गोटे टाँकने तक। जाड़ों में हमारे चूसने के लिए ईख की गड़ेरियाँ बनाती और शकरकंद उबालती। गर्मियों में बेल और फालसे के शरबत। धोबी ग्वाले महरी जमादारें से लेकर बाबूजी तक घर के हर किसी का हिसाब किताब लेनी देनी बुआ के जिम्मे। समूचे परिवार के अस्तित्व की जैसे एकमात्र शर्त थी बुआ। रक्षाबंधन पर पहली राखी रतन भैया की नन्ही कलाई पर बांधी जाती और भाई दूज पर पहली अक्षत रोली रतन भैया के माथे पर। सबसे छोटा होने पर भी मारे दुलार के उसे रतन भैया ही पुकारा जाता, खाली रतन कभी नहीं। अतिरिक्त लाड प्यार की अभिव्यक्ति का प्रतीक। पहले बुआ हर शादी ब्याह गीत गौने में जाने के लिए परम उछाल लिए चौकस तैयार रहती।
नकटे और रतजग्गे में रात भर रुकने और धमाल मचाने के लिए अम्मा से चिरौरी मिन्नतें करने वाली बुआ अब कहीं आना जाना नहीं चाहती। कभी सिरदर्द का बहाना, कभी चौके चूल्हे सीने पिरोने वाले किसी न किसी काम की लाचारी। अम्मा ने भापा और न केवल बुआ से कहीं चलने की जिद करनी छोड़ दी, बल्कि खुद भी किसी न किसी मजबूरी का हवाला देकर सारे नाते रिश्तेदारों से कटती चली गई। बुआ ने भी भापा, समझा और आश्चर्य। अब फिर से वो अम्मा की बताई साड़ियाँ पहनकर कहीं भी जाने को तैयार। कुल मिलाकर आलम ये कि जहाँ जहाँ अम्मा जाती वहाँ वहाँ बुआ। इतनी कि हम सब ने मिलकर बुआ को अम्मा की पूंछ कहना शुरू कर दिया। लेकिन तब बड़ा मजा आया जब कुछ बड़े होने के बाद एक दिन रतन भैया मुझे ही बुआ की पूंछ कहकर चिढ़ाने लगे। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुक्की क्या सोचकर हंस पड़ी? बताऊं बुआ? बुआ की पूंछ। वो परिवार था या स्नेह का अथाह भंवर जिसमें हर कोई डूबने पर आमादा? वो शैतान रतन भैया कहाँ है बुआ? तेरे आने के 10 मिनट पहले ही तो निकला। शायद रास्ते में तुम दोनों ने एक दूसरे का रास्ता भी काटा हो। और रीमा भाभी? कारखाने? कारखाने? स्कूल की सर्विस छोड़ दी? हाँ, यहाँ तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा है ना। हाँ और क्या, अच्छा बच्चे? शौनक कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहा होगा और बिन्नी शायद नहा रही है। ठहर, मैं पहले तेरे लिए कुछ। लेकिन खिसकने का उपक्रम करने के साथ ही कमर के कूल्हों तक तेज दर्द का एक रेला सा हिलका और बुआ पूरी मुस्तैदी से जब्त करते हुए मुस्कुरा दी। मैं जानती थी बुआ अब चल फिर नहीं सकती, एक जगह खाट पर बैठी रहती हैं। ऊपर की हंसी अंदर के दर्द से बिंधी। अब तो यही मेरा राज सिंहासन है ना, तेरी बुआ इसी पर बैठी राज करती है। राज कौन है दादी? हेयर कंडीशनर का एक खुशबूदार झोंका उड़ा और धुले बालों में टॉवल लपेटती बिन्नी पास आ रही। आकर अचकचाई। हेलो, नमस्ते। उफ, ये तो अजनबी सी शक्ल। बाल पोंछ ब्रश मार कर आना था। उसने सोचा था अगल बगल का ही कोई कुछ पूछने पाछने आया होगा। पहचानी नहीं ना? अरे पैर छू, पैर बुआ है तेरी, और जरा जल्दी से। लेकिन तू क्या बना पाएगी? बिन्नी कुछ समझी कुछ नहीं। इतना तो जरूर, दादी की कोई काफ़ी क्लोज। कम्मो है दादी, आप चाय लेंगी या शरबत? आप जो भी बना लाएं। मैंने लाड़ लपेट कर उसे चिढ़ाया, लेकिन उसने जिस फीकी असहज मुस्कुराहट से मेरा लाड़ झेला उससे मैं खुद झेप गई। ठीक भी तो, वो बेचारी बमुश्किल 14-15 की किशोरी एकदम तुरत फुरत लाड़ दिखाने की भूल मेरी ही थी। स्टिल फिर भी कम्मो दोनों बना सकती है। बुआ की बेसब्री इतना इंतजार न कर पाई। अरे जा भी, चाय शरबत से पहले जो कुछ भी रसोई में हो लाकर एक गिलास पानी तो दे जा। बाकी खातिरदारी बाद में होती रहेगी। तब की आई ऐसी ही बैठी है, मुंह सूख रहा होगा। लड़की ने कुछ अजीब सी आंखों से देखा और बगैर कुछ बोले अंदर चली गई। बुआ का धीरज टूट रहा था। 1-2 बार लाचार लहजे से टेरा, पुकारा। जवाब में एक आध बार ओके सुन लिया। फिर खामोशी। बुआ भी खामोश। सिर्फ आंखें बेबसी में कभी तरतराती, कभी यहाँ वहाँ चारों तरफ बेमकसद ही टकटोरती, फड़फड़ाती सी। आखिरकार बिन्नी आई, ट्रे में कायदे से एक कप चाय, थोड़ा चूरा और बिस्कुट लेकर। देखकर लगा उसने ज़्यादा समय बाल करीने से संवारने में ही बिताया था। इत्मीनान से रखते रखते बुआ से बोली, आपको भी चाय चाहिए क्या? बुआ ने हाथों से ना का इशारा किया और चुपचाप बैठी प्लेट के पुराने बिस्कुटों और चूड़े को ताकती रही। घंटी बजी। रतन होगा। तलफलाती बुआ को जैसे सहारा सा मिला। सचमुच रतन दरवाजे के अंदर अचकचाया सा घुसा, लेकिन तत्क्षण मुझे पहचानते ही लपक कर मेरी बाहों में आ समाया। जिया तुम, भला कैसे? न खत न तार। इस सरप्राइज की खातिर मैं तो गदगद विवल ही थी, पर बुआ के मोह क्षोभ दग्ध मन को शांति न थी। और क्या, यही सरप्राइज क्या कम है? घंटे भर से यही खौलती चाय और चूरा कुरकुराती बैठी है। फिर संभाल ले गई। मैंने तो कहा था तू खुद रसोई में जाकर ले ले कुछ, कोई बाहर की है? क्यों जाऊं भला? तुम आते आते मुझे चौका ही संभलवाने लगी। अरे जब मन होगा तो चौके में जाकर ले लूंगी। रतन तब तक रसोई घर में जाकर बिन्नी और कम्मों को झड़प रहा था। ये नहीं सेक सकती थी, वो नहीं फ्राई कर सकती थी, आदि आदि। आखिर बिन्नी आवाज़ की पिच एकदम नीचे लाती सधे शब्दों में ठुमकी थी। हो रहा है पापा, डोंट बी इम्पेशेंट। पहले से कहाँ पता था ये गेस्ट आने वाले हैं? आजकल सभी लोग इन्फॉर्म करके आते हैं, और फिर वो तो शायद रहेंगी अभी, कोई भागी तो नहीं जा रही। थोड़ी देर में रतन एक ट्रे भरकर ब्रेड, जैम, चटनी, अचार और सेब संतरे लिए लौटा। मैं खिलखिला पड़ी। पूरा किचन ही उठाए लिए आ रहा है क्या? इससे तो अच्छा होता तू मुझे ही किचन में बुला लेता।
रतन हल्की सी झेप पर खुशी की परतें चढ़ाता हुआ बोला, देखती जाओ क्या क्या डिशेस तैयार करता जाता हूँ। अब बताओ क्या खाओगी, टमाटर का सैंडविच, खीरे की चटनी की या तीनों का मिक्स्ड। हम दोनों इस तरह ठठाकर हंसने लगे कि बिन्नी किचन में आकर चौंक कर हमें देखने लगी। देर शाम रीमा भाभी आई। अरे आप कब आई, सब ठीक ठाक तो? मैं वैसी ही बाहें फैलाए लपक ली। वो करीने से मुस्कुराई। बैठिए, मैं जरा फ्रेश हो लूँ। अपने कस्बाई फुहड़पन पर मैं फिर से झेंप हुआई। आदमजात देखा नहीं कि बाहों में समेट कर भेंटना चालू। अरे आदमी सुबह का थका मांदा आया है घर वापस, उसे जरा धूल धक्कर तो झाड़ लेने दिया जाए। फ्रेश होकर आई रीमा भाभी। सो बताइए कैसी हैं आप? जीजा जी और बच्चे? और बगैर किसी वाजिब जवाब का इंतजार किए चाय के प्याले से तरोताजगी खींचने लगी। फिर प्याला रखा, एक भरपूर अंगड़ाई ली और जम्हाई लेती हुई बोली, थकान सी लग रही है। रतन ने सरोकार जताया। फैक्ट्री का धुआं ज़्यादा फांका क्या? देर भी ज़्यादा हुई आज। रतन का लहजा आक्रामक कतई नहीं था, पर लगा रीमा भाभी की प्रतिरक्षा व्यवस्था ज़्यादा ही सन्नद्ध है। तो मैंने तो सुबह ही सबको बता दिया था, आज आरोहण में डॉक्टर मजूमदार की टॉक है। उफ, क्या गजब बोलता है। रतन हंसा। तब तो पौष्टिक आहार भरपूर मिला दिमाग को। फिर भी तो दिमाग तो दुरुस्त है ही, थका है सिर्फ शरीर। बुआ शायद बाथरूम जाना चाहती थी। मैंने उठाना चाहा तो रीमा भाभी ने इशारे से मना कर कम्मों को बुला दिया। उसे हम इन्हें बाथरूम ले जाने का एक्स्ट्रा पे करते हैं। रीमा भाभी दोबारा जम्हाई लेकर इठलाईं। एक प्याला चाय और चाहिए थी। बिन्नी ने सुना लेकिन जैसे नहीं सुना। व्यस्त भाव से पैरों में चप्पलें डालती हुई निकल गई। मुझे 6 बजे ही रूना के यहाँ पहुँचना था। 6:10 हो गए। आप ही लोग कहते हो आदमी को पंक्चुअल होना चाहिए ना। मैं क्यों ना बना लाऊं आखिर। कहते मैं उठने लगी तो रीमा भाभी मुझे वापस इत्मीनान से बैठाती बोली, आप बैठिए, रतन बना लाते हैं ना। और बड़े करीने से रतन को आंख मार दी। बुआ लौटी। उनकी आंखें रतन भैया के लिए टकटोरने लगीं। रतन किधर गया? यूं ही जरा बाहर। मैं अचकचाई कि भाभी ठसके के साथ बोली, नहीं, किचन में चाय बना रहे हैं। बुआ का चेहरा गर्माती हुई भाप में सिकने सा लगा। मैंने महसूसा, इसलिए जानबूझकर हंसी ठिठोली और खासकर रतन भैया के बचपन की बातें करने लगी। रतन ट्रे लेकर आता हुआ हंस दिया। लो, अब तक अकेली माँ ही थी मेरे बचपन की सुमरनी फेरने वाली, अब जिया भी आ गई। फिर रीमा को कप पकड़ाता हुआ बुआ से बोला, माँ तू भी लेगी? ना ना भैया। बुआ की वर्जना सिर्फ शब्दों की नहीं थी। रीमा भाभी ने पहली चुस्की के साथ एक ताजगी से भरपूर सांस छोड़ी, निश्चिंत, बेफिक्र। और बुआ ने एक निश्वास यथाशक्ति बाहर जाने से रोका। मैंने अकेली होने पर बुआ को टटोला, थोड़ा बदलो अपने आप को बुआ, समय के साथ। ये सब तो आम बातें हैं। दिन भर की थकी आई भाभी को रतन भैया ने ही चाय पिला दी तो क्या। बुआ की आंखों में आहत भाव था, उन्हें न समझे जाने का। कुक्की, तू क्या समझती है, मुझे इतना भी पता नहीं कि रतन से चाय सिर्फ थकान की लाचारी की वजह से बनवाई जा रही है या किसी और वजह से। दूसरी क्या वजह हो सकती है बुआ? समय, स्थितियां, बुआ के अतीत का भव्य गौरवशाली इतिहास। बहुत छोटी पड़ गई मैं उसके सामने। फिर भी इन्हें इनके ही इतिहास की खोह से निकालना होगा। बताना होगा कि बंद करो ये एल्बम और नई बदली स्थितियों को बदले नज़रिए से देखो। अब पहले की तरह औरत और मर्द के अलग अलग कामों की श्रेणियां नहीं, दोनों की जुटी मिली बराबरी की साझेदारी। यही या शायद इस तरह का कुछ कहा था मैंने। लेकिन जब ज़रूरत ना हो तब भी? अगर बहू बीमार हो, मैं अपंग हूँ या बच्चे स्कूल में हों, कम्मो भी ना हो, तो रतन बहू को चाय क्या खाना भी बनाकर खिलाए, सारी तीमारदारी करे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो समझो कि कुछ ऐसी ही स्थिति तो थी बुआ। स्थिति में ऐसा भी तो हो सकता था कि बिन्नी सहेली के यहाँ 5 मिनट लेट हो जाती या कम्मो ही चाय बना देती। बहुत कुछ हो सकता था कुक्की। अब इतना नहीं सोचा जाता बुआ आजकल। वही तो, अब आजकल के लोग इतनी दूर तक, इतने गहरे तक क्यों नहीं सोच पाते कुक्की। बड़े बड़े सिद्धांती पोथे तो मैं नहीं पढ़ पाई, ना अपना सोच उस ढंग से ही रख पाऊंगी, पर इतना जानती हूँ कि एक होती है नियत की भाषा, उसे मैं बखूबी पढ़ सकती हूँ, और एक होती है अदब कायदे की भाषा, जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने के लिए देर सबेर पड़ती ही है। लेकिन ये लोग इस तरह की बातें क्यों नहीं सोच पाते कुक्की। मुझे जैसे तर्क में जीतना था, इसीलिए कि आज करने को बहुत ज़्यादा है उनके पास। वे कहाँ तक सोचते रहें। स्कूल की नौकरी छोड़कर फैक्ट्री में सुबह से शाम तक खटकर ही तो वो घर में कूलर, फ्रिज, वीडियो और कम्मों को रखने की सामर्थ्य जुटा पाई हैं। अभी कल बिन्नी के लिए 150 की फ्रॉक लाई।
और ये नौकरी ना करके वो बिन्नी को ज़्यादा बहुमूल्य उपहार दे सकती थी कुकी। ज़्यादा लाड़ दुलार, सार संवार और शुभ संस्कारों का उपहार। वो बच्चों को ज़्यादा समय दे पाती। ट्यूटर की जगह वो खुद बच्चों को ही पढ़ाई देखती और बच्चे फेल होकर मुंह चुराते ना घूमते। तब बिन्नी मुझे हाथ पकड़ा कर बाथरूम भी ले जाती और माँ को चाय का प्याला भी थमाती। इस सब के लिए सिर्फ रीमा भाभी ही जिम्मेदार नहीं है बुआ, चारों तरफ का बाहरी माहौल भी। वो माहौल भी ऐसे ही लोगों का बनाया हुआ है कुक्की। और फिर बाहरी माहौल चाहे जैसा भी हो, घर का माहौल भी तो अपना हक रखता ही रखता है। घर के किसी ने उससे नहीं कहा था पास के स्कूल की छोटी सी नौकरी छोड़कर दिन भर फैक्ट्री का धुआं फाँकने को। घर में सबको उसकी ज़रूरत थी, किसी चाकरी के लिए नहीं, अपने बच्चों, अपने आदमी, अपने लोगों के साथ रहने, अपने लोगों को कुछ सुख देने के लिए। तो तुम क्या सोचती हो, क्यों पकड़ी भाभी ने फैक्ट्री की नौकरी? ज़्यादा पैसे और घर की चाकरी से छुटकारा। ये भी एक लत होती है कुक्की, घर से भागे भागे फिरते रहने की। लेकिन रीमा भाभी उस किस्म की क्लबबाज औरत हैं कहाँ बुआ, जो सजी धजी किटी पपलू रमी डमी में वक्त बर्बाद करती फिरती हैं। वो बड़े बड़े चिंतकों, फिलासफरों और विद्वानों की टॉक सुनने जाती हैं। आज की औरत की यह भी एक ज़रूरत है, उसे शरीर के साथ दिमाग की भी भरपूर खुराक चाहिए। जानती हूँ, लेकिन ये सेमिनार और गोष्ठियाँ सिर्फ दिमाग की खुराक ही क्यों देकर जाते हैं कुक्की, दिल की क्यों नहीं? कैसे नहीं बुआ, ये तो तुम्हारा अन्याय है। अभी कल की टॉक के विषय में भाभी मुग्ध होकर बता रही थी कि वे सहज मानवता से ऊंची विश्व मानवता की बातें कर रहे थे। भाभी ने उसका शब्द शब्द समझा। सिर्फ नाम के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए नहीं गई थी। पता नहीं, मैं तो अपड़ मूर्ख ठहरी कुक्की, पर मुझे लगता है ये सब पढ़े लिखे लोगों की चोचलेबाजियाँ हैं। अब मुझे सचमुच नागवार गुजरा, लेकिन संयम तो बरतना ही था। ये तुम कैसे कह सकती हो बुआ? पढ़े लिखे आधुनिक घरों में जो कुछ जैसे घट रहा है उसे देखकर, महसूस करके। बीती दोपहर मैंने भी क्या कुछ महसूस किया था जब शौनक तेजी से गेंदबाजी के ही अंदाज में दौड़ते हुए अंदर घुसा और मुझसे सामना होते ही अचकचा कर रुक गया। मैं हुलसी, ये भी सोचा बच्चे की झेप शर्म दूर कर दूं। आप शौनक हैं ना? अब बताइए तो जरा मैं कौन हूँ? चुप निरुत्साही खड़े शौनक में बुआ उत्साह का पंप मारती सी बोली, अरे बुआ है, बुआ तेरी काले कोसों से आई अपने भैया यानी तेरे डैडी को भाई दूज का टीका करने। हम तुम सबको याद भी नहीं था। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या बाय देख रहा है, पैर छू बुआ के? नहीं। हेलो शौनक, मैंने हंसकर नाटकीयता से हाथ बढ़ा दिए। मेरी हेलो से शौनक सहज हुआ। अपना दूध का गिलास भरकर मेरे पास बैठकर पीते हुए इत्मीनान से पूछा, अच्छा दादी क्या आपकी मम्मी हैं? नहीं मेरी बुआ। तो आप दादी की बेटी नहीं हैं? बेटी नहीं, बेटी से बढ़कर बेटे। बुआ जैसे तड़प कर बीचों बीच कूद पड़ी और अतीत का समूचा पिटारा एक बारगी ही शौनक के सामने पलट कर उसमें लाड़ प्यार के हजार हजार रेशमी धागों के लच्छे बनाती समझाने लगी। भावार्थ वही, सगी बेटी से बढ़कर। शौनक ने उसमें जरा भी रुचि ना लेते हुए दो टूक निर्णय लिया, यानी आप डैडी की कज़न हुई ना? जैसे किसी तेज गुबार के झोंके ने बुआ के चेहरे पर ढेर सारी राख उड़ा दी हो। अब मैं यत्न से सहेजी हंसी और मनगढ़ंत किस्से कहानियों की धौंकनी सी चलाई जा रही थी उस राख की परत को उड़ाने के लिए। शौनक ने शायद खाना मांगा। रीमा भाभी अगले दिन पहने जाने वाली अपनी साड़ी अलमारी से निकाल रही थी। खुद ले लो। मैं दे दूं? मैं ललक कर उठी। नहीं, भाभी ने वहीं से मुझे रुकने का इशारा किया। अपना काम खुद करने की आदत पड़ने दीजिए इसे। शौनक ने जाने क्या कितना प्लेट में निकाला, खाया और आधे से ज़्यादा छोड़ता दरवाजे से बाहर हो गया। उसे अधखाई प्लेट छोड़ते देख मेरा मन हुआ कि लपक कर उसे बुलाऊं और फुसला फुसला कर चम्मच चम्मच सारा खाना पेट में उतार दूं, जैसे बुआ करती थी जब हम छोटे थे। यहाँ सब अपना अपना काम खुद करते हैं, एक दूसरे का कोई नहीं। शुरू से ही ऐसी आदत आत्मनिर्भरता की, अपने पैरों पर आप खड़े होने की, अपने दुख सुख आप निपटा लेने की। रात को खाने के समय मैंने पूछा, बिन्नी कहाँ गई? कह रही है रूना क्या कटलेट खा लिए, थोड़ी देर में खा लेगी। तो हम सब ठहर जाते हैं थोड़ी देर, फिर सब साथ। अरे नहीं, वो खुद लेकर आराम से खा लेगी थोड़ी देर बाद। उसने कटलेट खाए हैं तो हम क्यों सफ़र करें? उसे अपने पेट में खाना, हमें अपने में। मैंने चौंक कर देखा। रीमा भाभी की ओर बढ़ता मेरे हाथ का डोंगा आप ही आप मेरे प्लेट की ओर बढ़ गया। भाभी खाती खाती बड़े गर्व से कह रही थी, बिन्नी इस उम्र में ही पूरी इंडिपेंडेंट है। मैंने बच्चों को इस तरह ट्रेंड किया है कि मेरी एब्सेंस में भी मज़े से घर मैनेज कर लेते हैं।
अचानक मेरी आंखों में सुबह की काली चाय और सूखे चिवड़े घूम गए। रतन सचमुच बड़ा खुश दिख रहा था। मगन मन सुबह ही नहाया धोया, धुले कुर्ते पजामे और संवारे बालों में तैयार, जैसे कोई दुर्लभ उत्सव समारोह होने जा रहा हो। और बुआ तो बुढ़ापे की दहलीज फलांग कर छोटी बच्ची सी उछाही पड़ रही थी। नीम अंधेरी बिना किसी मदद के ठंडे पानी में नहा धो पूजा मंत्र जाप निपटा खाट पर बैठे बैठे सोत्साह निर्देश देती जा रही थी। मांडन यही मान ले कुक्की, मेरी खाट के सामने मैं देखती रहूं तुम और बिन्नी को अपने अपने भाइयों को टीका करते। रोली मिली कि नहीं? मेरी पूजा वाली टोकरी में देख ले, अक्षत के चावल भिगो ले, दही अलग जमाया है ना। बिन्नी शौनक कभी तटस्थ कभी हैरान से सारी गतिविधियां देख रहे थे। रीमा भाभी एक तटस्थ यांत्रिकता से मांगी हुई चीज़ों की जगह बता देती। बुआ को अचानक याद आया, बिन्नी से कहना मुंह में कुछ डाल ना ले, टीका करेगी ना शौनक के। फिर सोचकर, ना हो तो ऐसा करो उसे थोड़ा दूध दे दो या फिर नींबू की शिकंजी। बिन्नी सुनते सुनते तंग आ गई तो खींच कर बोली, दादी फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने टोस्ट ऑमलेट खा लिया है, इसलिए मेरे खाने की फिक्र तो आप करो ही नहीं। खा लिया? किसी ने तुझे याद नहीं दिलाई? क्यों क्यों ना खाऊं? मैं ही क्यों व्रत रखूं? शौनक क्यों नहीं व्रत रखता मेरे लिए? शौनक इस एवज में जिंदगी भर तेरी सास संवार और सुरक्षा का व्रत लेगा। वो पिद्दी सा जरूर करेगा मेरी रक्षा। क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं खुद कर लूँगी कराटे सीख कर, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। बालों से पानी झटकती रीमा भाभी रश्क से मुस्कुरा दी। बुआ की आवाज़ जैसे अतीत की अगम गहराई से निकली हो। ये घमंड तो कोई किसी ज़माने में नहीं कर सकता बेटा। और फिर अकेले की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी? हम सब तो हमेशा एक दूसरे के लिए ही जिए। ये एहसास मात्र बुआ का चेहरा जगमगा गया। वो मगन मन एक लुभावना गीत गुनगुनाने लगी। शौनक गुजरा, बुआ ललकी। शौनक इधर आ, जरा मेरे पास बैठ तो। शौनक लाड़ का लबादा परे खिसकाता सा बोला, कहिए। बुआ ने बलैयाँ ली। अरे बिन्नी को देने के लिए कुछ पैसे जुटा के रखे हैं कि नहीं? कैसे पैसे? ले, वो टीका करेगी ना तुझे आज। बुआ निहाल। सो वॉट, कौन सा बड़ा एहसान कर देगी? ये सब ट्रिक है, ट्रिक पैसे झटकने की। चम्मच भर दही चावल चिपकाओ और लाओ पैसे। मैं पहले से कह देता हूँ, एक पैसा नहीं दूंगा, ना मम्मी डैडी को देने दूंगा। बुआ को वो निरा अबोध दया का पात्र लगा, जो जीवन के इतने अमूल्य, इतने पवित्र और रोमांचक मोहबंध से अनभिज्ञ है। अरे बुद्धू, नहीं देगा तो उसका दूल्हा तेरे सेहरे की लड़ियां कैसे संवारेगा? और बुआ एक भाव भरा विवाह गीत गाने लगी, जिसका आशय था, भाई बहन को लेवाने गया है, बहन मिन्नतें करती है, भैया एक रात तो रुक जाओ। भाई कैसे रुके? कल ही तो उसका मंडप छवाना है, कल की रात ही तो उसे सेहरा बंधना है, और सेहरा संवारने वाली बहन तथा बहनोई को लिए बगैर भला वो कैसे जा सकता है? गाते गाते बुआ छल छल आंखों के आंसू विभोर भाव से पहुँचती जाती हैं, दिव्य आनंद से भरी। शौनक मौका ताक कर बाहर भाग निकला। तभी भागते हुए शौनक को एक तरफ बुलाकर रीमा भाभी कुछ फुसफुसाई हैं। शौनक अनिच्छा से एहसान जताता सा स्वीकृत में सिर हिला गया। फिर वो सब हुआ जो होना चाहिए था, और वैसे ही हुआ जैसे बुआ ने और थोड़ा बहुत मैंने भी कहा। चौक मांडना, रोली, अक्षत, दही, सुपारी और तश्तरी भर मिठाई, जो मैंने शहर की सबसे बड़ी और मशहूर दुकान से मंगवाई थी। फिर कसर कहाँ थी? किस चीज़ की गैर मौजूदगी सब कुछ को इस कदर बेरौनक बेलज्जत बनाए दे रही थी? क्यों एक खोखलेपन का सा एहसास, जैसे ये उत्सव नहीं उत्सव का नाटक हो, वो भी एकदम बचकाने कलाकारों द्वारा, जहाँ हर किसी को जल्दी है, संवाद बोले और पिंड छूटे। लेकिन पाटे पर रतन को बिठाकर उसके माथे पर रोली अक्षत चिपकाया तो कंठ और आंखों में एक साथ इतना कुछ उमड़ आया कि संकोच के बावजूद लगा पर्व में प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है। चौंकी जब देखा रतन मेरी हथेलियों के बीच एक नन्हा सुनहरा सिक्का सहेज रहा था। मैंने वो सिक्का सचमुच सिर आंखों से छुआ लिया। रतन भैया, मेरे पास बहुत कुछ है, पर आज जो तूने दिया वो सबसे अनमोल। सिक्का देखते ही बिन्नी और शौनक भागे भागे जाने कब अपनी माँ के पास दौड़ गए थे। रीमा ने उन्हें आंखों के इशारे से चुप किया। अलस दोपहर को नींद उछटी। रीमा भाभी उद्दत बच्चों को फुसफुसाते हुए समझा रही थीं, ऐसा है ना, वो इतनी दूर से आई हैं इतने दिनों बाद। तुम्हारे डैडी दादी की इन लोगों ने काफ़ी मदद भी की थी, अच्छी तरह अपने घर में रखा। वैसे उसके बदले तो तुम्हारी दादी ने इनके घर की भी इतनी देखभाल की थी। पर खैर, अब रिश्ते की बहन तो हुई ही,
और वैसे भी उन्हें जाते समय कुछ ना कुछ प्रेजेंट और वापसी का किराया तो डैडी देते ही देते, सो उसके बदले इस तरह दे दिया। इस तरह का गिव एंड टेक तो करना ही पड़ता है। हाँ, ये ज़रा ज़्यादा ही पड़ गया, क्योंकि डैडी ने इनके काफ़ी कुछ एहसान तो पहले ही चुका दिए हैं, और आजकल तो सोवेरन मतलब सोने के सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। एक तड़फड़ाहट, बेचैनी सी, जैसे कोई अंदर का सब कुछ खरोंच खरोंच कर बाहर फेंके जा रहा हो। जिस सिक्के को थोड़ी देर पहले सिर आंखों से छुआया था, उसे सोचते एक सेहरन पलट कर देखा बुआ सो रही थी, बहुत दिनों बाद शांत, स्निग्ध, सुख भरी नींद। शाम को शौनक आकर बोला, आपका रिक्शा आ गया। रतन ने खुद मेरा सामान ले जाकर रिक्शे में रखा। तब जाती हुई मैं अचानक मुड़ी, दोनों बच्चों की हथेली एक पर एक जोड़ी और वो सुनहरा सिक्का उनके बीच दबाकर रतन से बोली, रतन, बड़ी हूँ तुझसे। उस समय चौके पर लौटाना या ना करना तुम्हारे प्यार की बेकदरी होती, एक बहुत खूबसूरत क्षण की हत्या, और अब भी सिर्फ इसे लौटा रही हूँ। इसके साथ जितना जो कुछ तुमने दिया सब सहेज कर बांधने लिए जा रही हूँ। मैं फिर शौनक और बिन्नी की तरफ मुड़ी। बाजार में जो कीमत आजकल सोने के सिक्के की होगी ना, उससे कहीं कहीं ज़्यादा कीमती है ये सिक्का, समझे? कितना अपना था रतन भैया, जो उसने एक बार भी दोबारा उस सिक्के को लेने की जिद मुझसे नहीं की। अभी आप एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुन रहे थे, जिसको लिखा था डॉक्टर सूर्यबाला जी ने। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।